वेलकम एवरीवन। पिछले एपिसोड में जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी उसमें एक सवाल था, क्या प्रेत आत्माएं किसी के मरने की तारीख पहले से जान लेती हैं? खैर, पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पर भी। चलिए अब इस सवाल को थोड़ा और गहराई में ले जाएं। आप अगर इंडिया की टॉप हॉन्टेड लोकेशन सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नाम जरूर आएगा, जीपी ब्लॉक मेरठ। ये बड़ा सा कॉम्पाउंड 1930 से आज तक खाली पड़ा है। शहर के लोग रात को इसके पास जाने के ख्याल से भी कतराते हैं। तो इसके पीछे की कहानी का सच पता लगाते समय मेरी मुलाकात मिस्टर अशोक कुमार से हुई, जिनके दादाजी मिस्टर रामनाथ ने एक टाइम पर उस शापित घर में काम किया था, और कैसे वो एक सच्चाई से रूबरू हुए जिससे उस घर में अब सिर्फ प्रेत आत्माओं का ही डेरा है। तो चलिए मैं आपको वहां की कहानी सुनाता हूँ, ठीक वैसे जैसे मिस्टर रामनाथ सुनाना चाहते थे। लेट्स हंट द हॉन्टेड। ये बात सन 1930 की है, जब मैं डाक बंगले में काम किया करता था। आज हमारे नए अफसर साहब मिस्टर बालकृष्ण ने ड्यूटी ज्वाइन की है और मैंने उनके रहने का बंदोबस्त सरकारी डाक बंगले में कर दिया है। मैं शाम की चाय साहब को देने जा रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उनको एक बुरी खबर भी देनी थी, वो भी आज ही, उनके शहर में आते ही। मैंने उनकी टेबल पर चाय रखते हुए कहा, यहां पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं होना है साहब? सारे इंतजाम ठीक थे ना? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रामनाथ, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उन्होंने मेरा परेशान चेहरा देखते हुए मुझसे कहा, अरे क्या बात है रामनाथ, सब ठीक तो है ना? कुछ परेशानी है तुम्हें? ऐसा लग रहा है तुम कुछ कहना चाहते हो। फिर मैंने थोड़ी दबी आवाज में उनसे कहा, जी साहब, वो आपके लिए इन्विटेशन आया है जीपी ब्लॉक में मिसेस आचार्य के यहाँ से। कल रात आपको खाने पर बुलाया उन्होंने। बालकृष्ण जी ने कहा, अरे तो तुम ये बात बताने में इतना घबरा क्यों रहे थे भाई? कल शाम को मैं वैसे भी खाली हूं और लजीज खाना खाना किसे पसंद नहीं होता। मैंने सर झुका के उनसे कहा, साहब आप बुरा ना माने तो एक सुझाव दूं, आप कल वहां मत जाओ, उन्हें मना कर दो। बालकृष्ण ने कहा, और मैं जरा वजह जान सकता हूं मेरे वहां नहीं जाने की? मैंने उनसे थोड़ी गहरी आवाज में कहा, मैं आपको बता तो दूंगा साहब, लेकिन आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, अरे भाई अब बताओगे? मैंने उनसे कहा, साहब आप वहां जाएंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद मिसेस आचार्य आपको वहीं रुक जाने के लिए कहेंगी, तब आप मना कर देना, क्योंकि वहां घंटी बजती है साहब, मौत की घंटी। साहब ने हंसते हुए कहा, अरे रामनाथ, तुम और तुम्हारा यह अंधविश्वास। मेरे लिए ये शहर नया है और मुझे नए लोगों से मिलना जुलना काफी पसंद है। मैंने उनसे कहा, साहब और भी कई लोग जिन्होंने वहां रात गुजारी है, 3-4 दिन में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। बालकृष्ण बोले, तो तुम्हारे कहने का मतलब है अगर मैं कल रात वहां रुका तो मेरी भी मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हो जाएगी? क्या बकवास है ये, मैं नहीं मानता इन वाहियात चीजों में। तुम कल शाम को गाड़ी तैयार रखना, बस मैं जाऊंगा जीपी ब्लॉक। मैंने धीमी आवाज में उनसे कहा, मेरा काम तो सिर्फ आपको आगाह करना था साहब, और मैं वहां से चला गया। अगले दिन शाम को जैसा साहब ने कहा था, मैंने गाड़ी तैयार रखी, वो आकर बैठे और हम जीपी ब्लॉक के लिए रवाना हो गए। गाड़ी चलाते टाइम मैं अपने ख्यालों में कहीं खो गया। मुझे वो बातें याद आने लगी जब मैं वहां काम किया करता था। मिस्टर आचार्य की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी और तब से मिसेस आचार्य वहां बिल्कुल अकेली रहा करती थी। मैं शाम तक अपना काम खत्म करके अपने घर के लिए रवाना हो जाया करता, लेकिन एक रात मिसेस आचार्य के साथ कुछ ऐसा अजीब हुआ जो वो समझ नहीं पाई। रात के ठीक 3 बजे उन्हें एक आवाज सुनाई दी। बहुत जोर से एक घंटी बजी और उसके बाद 3 और घंटियां। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, कहा कि घर में कहां पुरानी घंटियां मैंने खुली छोड़ दी हैं जो हवा से बजने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, रामनाथ एकदम आलसी हो गए हो तुम, घर की अच्छे से सफाई करो और देखो कि ये मनहूस घंटियां कहां पड़ी है और मिलते ही इन्हें फेंक देना। पूरी नींद खराब कर दी उन्होंने मेरी। मैंने उस दिन सफाई करते वक्त पूरा घर छान मारा, लेकिन किसी भी घंटी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये बात मालकिन को बताई तो वो चिंता में पड़ गई। उस रात को फिर ठीक 3 बजे
और इसके बाद आज सिर्फ 2 ही घंटियां बजी। मिसेज आचार्य परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि क्या ये किसी खतरे की निशानी तो नहीं है? क्या 2 दिन बाद कुछ होने वाला है? उनकी उम्र काफी हो गई थी। उन्हें चिंता हुई कि कहीं उनकी तबीयत को कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने अगले दिन डॉक्टर साहब को घर बुलाया। उनका चेकअप हुआ, सब ठीक था। डॉक्टर ने कहा, मैडम आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल ठीक हैं। मिसेज आचार्य ने कहा, आज रात का खाना डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही खाइए और मैं कमरा तैयार करवा देती हूँ। आज रात आप यहीं रुक जाएं, काफ़ी देर हो चुकी है। डॉक्टर साहब मान गए। मैंने उनका कमरा तैयार किया और अपने घर के लिए निकल गया। मिसेज आचार्य परेशान थी आज। उनकी आंखों में नींद का नाम नहीं था, क्योंकि आज सिर्फ 1 ही घंटी बजने वाली थी और इसका मतलब था अगले ही दिन उनके साथ कुछ बुरा होने वाला था। लेकिन आज रात कुछ अलग हुआ। रात के 3 बजे आज 4 घंटियां बजी। मिसेज आचार्य को इसका मतलब समझ नहीं आया। अगले दिन सुबह नाश्ता करते टाइम टेबल पे मिसेज आचार्य और डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। तब मैंने सुना। मिसेज आचार्य ने कहा, डॉक्टर साहब कल रात आपको नींद तो अच्छे से आई ना? तब डॉक्टर बोले, हाँ मैडम ठीक आई, लेकिन रात को कुछ घंटियों की आवाज़ ने बड़ा परेशान किया। डॉक्टर साहब की ये बात सुन के मिसेज आचार्य को ये तो पक्का हो गया था कि ये आवाज़ें आना महज उनके मन का वहम नहीं था, बल्कि सच्चाई थी। डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। पूरा दिन गुजर गया, रात हो गई। मिसेज आचार्य खुश थी क्योंकि आज का दिन भी निकल गया और उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। और तो और रात के 3 बजे आज वो घंटियां भी नहीं बजी। लेकिन फिर जो हादसा हुआ उसने मिसेज आचार्य को अंदर तक हिला दिया। ठीक 4 दिन बाद डॉक्टर साहब की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मिसेज आचार्य इस झटके से बाहर निकली भी नहीं थी कि रात को फिर से घंटी की आवाज शुरू हो गई। 2 घंटी, मतलब फिर उनके पास अब सिर्फ 2 दिन हैं। इस घटना के बाद मौत का असली सिलसिला शुरू हुआ। मिसेज आचार्य इसी तरह से लोगों को खाने पर बुलाती, कभी प्रोफेसर्स, अमीर बिजनेसमैन, कई टूरिस्ट और कभी कोई भटका हुआ राहगीर जिसे मदद चाहिए हो, और वो सब 5 से 6 दिन के अंदर दिल का दौरा पड़ने से मारे जाते। और उनके मरने के बाद उस मनहूस घर में फिर घंटी सुनाई देती, जो मिसेज आचार्य के लिए चेतावनी बन गई अगला शिकार ढूंढने के लिए। मैंने इस सिलसिले को देखा, इस मौत के खेल को 5 महीने तक देखा और फिर उस मनहूस घर से नौकरी छोड़ दी और सरकारी डाक बंगले में काम करने लगा। लेकिन महीना भर ही हुआ था कि आज फिर से मैं इस मनहूस घर के सामने खड़ा हूँ और अपने साथ बालकृष्ण साहब को भी ले आया हूँ, जो शायद अब जल्द ही मौत के मुंह में चले जाएंगे। मैं बालकृष्ण जी को दरवाजे तक ले गया। वहाँ मिसेज आचार्य ने उनका स्वागत किया। उन्होंने एकदम सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी थी, उनका सबसे पसंदीदा रंग जो था। हम लोग अंदर गए तो देखा टेबल कई तरह के खाने से सजी हुई थी। घर पूरी रौनक से भरा हुआ था। मिस्टर बालकृष्ण और मिसेज आचार्य ने खाना खाया और उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। मिसेज आचार्य ने कहा, काफ़ी देर हो गई है, आप आज रात यहीं रुक जाइए। डाक बंगला भी बहुत दूर है, जाने में बहुत वक्त लगेगा। मैं नौकरों से कहकर आपके लिए कमरा तैयार करवा देती हूँ। मेरे इतना मना करने के बावजूद बालकृष्ण साहब ने रुकने के लिए हाँ कर दिया। उस घर के सभी नौकर अपने घर के लिए निकल गए। मैंने भी साहब से कहा, मैं जाता हूँ और सुबह आपको लेने गाड़ी आ जाएगी। जाते जाते मैंने भारी मन से उस मनहूस घर की तरफ फिर से देखा। पूर्णिमा की रात, आसमान में भरे हुए बादल जो अब लाल दिख रहे थे, उसमें चांद कहीं छुप सा गया था और बिजली के गरजने की आवाज के साथ ही मैं वहां से चला गया। काफी बुरा लग रहा था मुझे बालकृष्ण साहब के लिए, लेकिन मैंने उन्हें मना किया था। अब क्या करें, होनी को कौन टाल सकता है। अगले दिन सुबह मैं बालकृष्ण जी को जीपी ब्लॉक से डाक बंगला वापस ले आया। उन्हें चाय परोसते टाइम मैंने उनसे रात को सुनाई देने वाली घंटियों के बारे में पूछना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने मेरा चेहरा देखकर मुझसे कहा, देखो रामनाथ, तुमने दोबारा अपनी अंधविश्वास वाली बकवास शुरू की ना, फिर देख लेना। और वो उठ के वहां से चले गए।
अगले दिन कुछ ऐसा अजीब हुआ जिसे देखकर मेरा सिर चकरा गया। जीपी ब्लॉक के उसी घर से एक नौकर भागता हुआ आया और मुझसे बोला, आचार्य मैडम को अचानक दिल का दौरा पड़ा है, उनकी गाड़ी काफी समय से चली नहीं है इसलिए बंद पड़ गई है, गाड़ी की जरूरत है, बालकृष्ण साहब को उठाइए। मैं गाड़ी की चाबी लेने साहब के कमरे में जा ही रहा था और साथ ही ये सोच रहा था कि कितना मूर्ख था मैं। साहब सही कह रहे थे, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और दिल का दौरा पड़ना महज इत्तेफाक, इसका किसी घंटी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं भागते हुए साहब के कमरे में गया, चिल्लाकर बोला, साहब साहब जल्दी उठिए साहब। लेकिन वो उठे नहीं, गहरी नींद में थे शायद। तो मैंने उनका कंधा हिलाकर उन्हें उठाया। वो उठकर बैठे तो मैंने उनसे कहा, साहब जल्दी कीजिए, मिसेस आचार्य को दिल का दौरा पड़ा है, गाड़ी की जरूरत है, आप प्लीज चाबी दे दीजिए। वो मुझे देखकर अनदेखा सा करते हुए अंगड़ाई लेते हुए उठे और धीरे धीरे जाकर कमरे का पर्दा हटाया। फिर पास रखे जग से आराम से पानी का गिलास भरा और उसे पिया। मुझे उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हैं और जल्दी से चाबी क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर जो मैंने देखा वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मेरा पूरा बदन पसीने से भर गया। मेरे दिल को एक झटका सा लगा कि क्या अभी जो मैं सोच रहा था वो सही था या नहीं। मेरे मन में कई सवाल खड़े हो गए। बालकृष्ण आराम से पानी पीकर पास रखी टेबल तक गए और उसकी दराज से अपने कान की मशीन निकाल कर लगाई और उसे अपने लंबे बालों के पीछे छुपाकर मुझसे बोले, अरे रामनाथ, इतनी सुबह आ गए? मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मुझे मेरी कान की मशीन के बिना कुछ सुनाई नहीं देता है और रात को इसे निकाले बिना नींद नहीं आती। वैसे तुम कुछ कह रहे थे, बताओ। रामनाथ के कुछ सवाल हैं कि क्या उन्होंने जीपी ब्लॉक में जो देखा वो महज अंधविश्वास था या फिर वाकई वहां होने वाली मौतों का संबंध मिस्टर आचार्य को आए हार्ट अटैक से था या उन घंटियों से, या बालकृष्ण की जान उनकी कमजोरी से बच गई। अब मैं इसका जवाब रामनाथ को तो नहीं दे सकता, लेकिन अशोक को जरूर दे दिए। आप जरा सोचिए इस बारे में। और हाँ, मेरठ के जीपी ब्लॉक के उस मनहूस खंडर से पड़े मकान में कोई नहीं जाता, वहां जाना रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसा कहते हैं वहां कई बार लोगों ने प्रेत आत्माओं को देखा है। एक नहीं, कई लोगों की आत्माएं जो साथ बैठी होती हैं, कई बार शराब पी रही होती है और कुछ लोगों को एक औरत वहां घूमती नजर आती है। ये एरिया आर्मी के अंडर में आता है और कुछ सालों के लिए उस कंपाउंड के एक पोर्शन के ग्राउंड फ्लोर को केयर टेकिंग के लिए आर्मी सोल्जर अरविंद और उसकी फैमिली को दे दिया गया था। अरविंद को तो वहां कुछ नहीं दिखा, लेकिन उनकी माताजी, उन्हें कुछ ऐसा दिखा, इसके बाद उनका वहां रहना मुश्किल हो गया। एक रात छत पर उन्हें एक औरत दिखी जो कंपाउंड की छत पर घूम रही थी, लाल साड़ी में। It's Hal Walker signing off for today.